अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गेट नंबर 5। गेट नंबर 5 अजीब लगा? हाँ अजीब लगा। क्यों? गेट नंबर 5 पे क्या हो रहा है? गेट नंबर 4 ही सुना है आपने? मैंने सिर्फ 4 ही सुना है। अब तुमने एक और गेट खोल दिया है। ये क्या तुम हर रोज कोई नया ड्रामा कर देती हो? मैंने नहीं खोला। हाँ आज गेट नंबर 5 पे लड़ाई हुई है। ये जो छप्पड़ छप्पड़ पड़े। हाँ, ये अडयाला जेल का गेट नंबर 5 था। पता नहीं ये मेंशन क्यों किया गया हर खबर में कि गेट नंबर 5 पे लड़ाई हुई है गेट नंबर 4 वालों की। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना? हाँ। क्यों क्यों ये तो आप बताएंगे कि क्यों ये, उसकी वजह क्या है और क्यों इतने मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है फवाद चौधरी साहब? फवाद चौधरी साहब की एक दास्तान है वैसे ना। नहीं, वो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो भी आज गाली गलौज कर रहे हैं। फैसल चौधरी हाँ, वो भी लगा हुआ था गालियां देने। ऐसी ऐसी गालियां तो काफी अरसे से हमने नहीं सुनी थी, बचपन में सुनते थे। अच्छा। अब वो ये सड़कों की जो गालियां होती है, हाँ, वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। हाँ। तो वो आज वो सुनी है सारी। अच्छा, वोकैबुलरी आपकी यानी रिवाइव हो गई थोड़ी बहुत पंजाबी वोकैबुलरी। थैंक यू फैसल चौधरी साहब। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी पंजाबी मुहावरे ये बहुत तो अच्छे काफी बोलते हैं। लगाते रहते हैं लोगों को ये फवाद चौधरी साहब ना, लेकिन उन्होंने थोड़े अरसे से तर्क कर दिया था। 2019 में उन्होंने समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मारा, 2020 में बुशर लुकमान साहब को थप्पड़ मारा, तो गैप आया। तो यार व्हाई डू वी हैव टू डिस्कस दिस? असल में डिस्कस यूं करना है कि वो तो चले एंकर्स थे ना, और वो शायद उनके खिलाफ प्रोग्राम करते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इसका ये मतलब है तुसी आगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं। में तो फिर ये मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी की पिटाई हो जाएगी किसी दिन। बस ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। अच्छा। कि फवाद चौधरी ने किसी ने लम्हा पा देना। हुन तैयार होके आएगा कोई? नहीं, मैं नहीं पता, मगर अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर किसी ने ठोक देना। अच्छा। हाँ, ठुकाई हो जानी। फिर तुसी शुरू हो जाओगे। अच्छा, जी आज पता लग गया गेट नंबर 6 थे, ये हो गया यार, इसको जाने दो। आई थिंक वी शुड सिंपली से कि ये बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है पीटीआई के अंदर। अगर इनका मौका मिले तो ये सारे पीटीआई वाले सबको लपड़ मारते जाएं। दैट्स देयर एटीट्यूड। तो फवाद चौधरी इज पार्ट ऑफ द सेम कल्चर। तो अब रहने दें इन चीज़ों को। अब ये इसके ऊपर बहस करने की क्या जरूरत है? भाई ये नहीं होना चाहिए। अब तो ज़ाहिर यही कहेंगे कि दिस इज रिडिकुलस। मगर देन सारी जगह पे ऐसी है। तो चले हम जरा लार्जर पिक्चर की तरफ आते हैं, वो है पाक अफगान ताल्लुकात। क्या थैंक यू कहने लगे थे आप मुझे? नहीं, मैं थैंक यू नहीं कहने लगा था। मैं कहने लगा था कि पीटीआई वाले ये चाहते हैं कि हम सारा वक्त खान साहब ही डिस्कस करते रहें और कुछ ना डिस्कस करें, बिकॉज उनके लिए ये बहुत अहम है। और सारा वक्त उनकी तारीफ़ें करते रहें कोई। तो अब ये तो हो नहीं सकता। सारा वक्त उनकी बात करना भी मुनासिब नहीं है। और भी दुनिया है और बहुत से लोग और भी चीज़ सुनना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम इमरान खान। अच्छा, मगर ये अब पीटीआई का एक माहौल है, क्या किया जाए? ये भी उसी का हिस्सा है कि बस हम हैं तो कुछ और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। चलें इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगान तालिबान की। एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है, और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप टीटीपी को काबू में करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। टीटीपी को तकरीबन $43,000 माहाना मिलते हैं, एक टीटीपी रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं, और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ हुई है रिपोर्ट। यही तो हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट यही तो कह रही है काफ़ी अरसे से। खुल के ही नहीं बात करते, बिकॉज वो नहीं चाहते इनके साथ तल्लुकात बहुत ख़राब हो जाए। अच्छा। वो हमेशा कोशिश यही रही है कि इनको समझाया जाए, और यही बातचीत बिहाइंड द सीन्स होती है। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है, सारी बात सामने कर दी है कि वहाँ फंडिंग भी होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। हम तो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता है सारा कुछ। हम मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब बात यह है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब यूएन वाले कह रहे हैं। मगर देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऑल दीज एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? क्या इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें कोई ऐसा एक बयानिया बना सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट को मजबूत करे? इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे और हम फिर मिल के
तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर डालें। जी। मगर मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। लोग बेसिकली दे फॉरगॉटन अफगानिस्तान। अच्छा। और सवाए चाइना के, जो कि वहाँ इस वक्त फिजिकली प्रेजेंट है, हमारे खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं। बाकी पीपल आर नॉट सो इंटरेस्टेड। अब ये भी जो पुराना था ना कि जी वो ख़वातीन के ऊपर ये हो रहा है और वो भी पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। और अब जब से ट्रम्प आया, अब तो सारा फोकस ही दुनिया का ट्रम्प की तरफ हो गया है। नोबडी रियली केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। तो ये रिपोर्ट का तो फ़ायदा हमें उस वक्त होगा कि अगर हम इस रिपोर्ट को लेके हर जगह पे पहुँचें। अच्छा। और इस बयानिया को हम तेज़ करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड वी नीड योर हेल्प टू टॉक टू द तालिबान और टू रिस्ट्रेन देम। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे अहम रोल चाइना प्ले कर सकता है। और चाइना क्या वो रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। मगर देखिए, चाइना इज़ सफरिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं बनाने जा रहे हैं इन अफगानिस्तान। तो चाइना शुड बी ए मेजर प्लेयर इन रिस्ट्रेनिंग द तालिबान। मगर चाइनीज़ जो पॉलिसी हमेशा ये होती है कि वो मदाखलत नहीं करते। दे डोंट एक्ट एज गो बिटवीन्स वो बिटवीन कंट्रीज एंड दे ऑल्सो डोंट इंटरवीन इन कंट्रीज। वो अपना काम करते हैं, दे डोंट गिव एडवाइस। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग एट द मोमेंट। अगर चाइना को कन्विंस कर लिया जाए कि आप तालिबान को समझाएं, तो फिर शायद भी थोड़ी सी बात आगे बढ़े। बट मेरा ख्याल है बिटवीन यू एंड मी, मेरा ख्याल है तालिबान जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन उनके तो तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को ये बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। ये कुछ ममालिक और एजेंसीज की जानिब से एक कोशिश है, उनका कहना। तो ये तो जाहिर है यही कहेंगे, और उन्होंने क्या कहना है। मगर उनका जो रियल इशू है वो ये नहीं है कि वो पसंद करते हैं TTA को। तो फिर वो किस लिए TTP को मजबूत क्यों कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे 600 हमले कर रहे हैं? उन्हें डर है कि TTP और इस्लामिक स्टेट जी खुरासान ये मिल ना जाए और तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो न कर दे। उनको ये डर है। ठीक। बिकॉज ये बड़े मिलिटेंट लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और ये तालिबान को डेफिनेटली दे कैन बी ए थ्रेट टू द तालिबान गवर्नमेंट। इसलिए वो इनके साथ पंगा नहीं लेते। दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई है, अब ये नई अमेरिकी हुकूमत कोई दिलचस्पी लेगी अफगानिस्तान के हवाले से? डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल नहीं लेगी। अमेरिका उस वक्त तक दिलचस्पी नहीं लेगा जब तक उसके मफाद के खिलाफ कुछ ना कुछ होता है। अच्छा। अब तालिबान कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। देखिए, अब 9/11 तो हो नहीं सकता। और अगर 9/11 हो गया, फिर उस किस्म की कोई चीज़ हो गई, कार्रवाई हो गई जिसके जैसे कहते हैं ना, कदम जो है फुटस्टेप्स काबुल की तरफ जाते हैं, फिर अमेरिका फिर से इन्वॉल्व हो जाएगा। मगर अभी ऐसी सूरत हाल है नहीं। कल को IS कुछ कर देती है जी यूरोप में अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के अंदर, और वो क्रेडिट उसकी IS ले लेती है जी। फिर देखिएगा क्या होता है। फिर पहुंचेगा अमेरिका तालिबान के पास और कहेगा कि इनको ख़त्म करना है। हाँ। और वो भी ख़त्म करना है और तावन करें पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ, और हम मिलकर इनको ख़त्म करते हैं। फिर तालिबान को सोचना पड़ेगा कि आप किधर खड़े होते हैं वो। ठीक है। तालिबान के अंदर भी तो 2 ग्रुप्स हैं ना जी। एक आपको पता ही है, वो हकानी दूसरा हकानी ग्रुप पाकिस्तान में बेस था जी। उनके तल्लुकात हैं हमारी एजेंसियों के साथ। ठीक। वो हमेशा ना नहीं करते, ना हाँ करते हैं, ना करते हैं। वो थोड़ी हद जहाँ तक वो तावन कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा। तो उधर की जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है उसके अंदर भी तो ये है ना, कंदाहार वाले और काबुल वाले एंड सो ऑन। तो अब वो जो खंजारा साहब है वो तो कंदाहार में बैठे हैं। तो ये अंदर की भी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ। अच्छा। फिर वहाँ से वो पुराने ज़माने के नॉर्दर्न अलायंस है, ताजिक और उज़्बेक्स है जी। वो भी तो है ना जी। तो अब वो ताजिक उज़्बेक भी इकट्ठे हो रहे हैं किसी। तो तालिबान हुकूमत जो है उनको भी फिक्र है कि ये ना हो कि हम सराउंड हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रेशर अगर उनके ऊपर पड़ेगा तो दे मे टर्न अराउंड एंड कोऑपरेट विद पाकिस्तान। बट अभी वो प्रेशर आया नहीं है। ठीक है। गिरोहों की बात वहाँ ही नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी तो है कि जाके अफगानिस्तान में बात करनी थी तालिबान से इस इशू पर। अच्छा, बात और तो पता नहीं कितनी दफ़ा की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ना कि सूबाई सतह पर। तो वो जो एक वफ्द जाना था, आपने भी उस पर तबसरा किया, तो वो जा क्यों ना सका? चला जाएगा, कोई फ़ायदा कोई नहीं। वो अभी ब्रीफिंग लेनी है ना फौज से, वो भी ब्रीफिंग नहीं हुई होगी। अच्छा। आपको पता ही कोई भाग दौड़ हो रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसलिए अभी गंडापुर की अपनी पोजीशन कमज़ोर हुई हुई है। ठीक है। और खान नहीं चाहेगा कि गंडापुर जो और एक्सपोज हो। तो ये तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव था कि आपको लेके जाएं, ग्रुप लेके जाएं वहाँ। ठीक है। मौलाना भी हो, ये भी हो, ये हो आए हैं पहले।
ओके सारे हो आए हैं वहाँ से। आपके एजेंसियों के लोग भी हो आए हैं, मौलाना के लोग भी हो आए हैं, गंडापुर के लोग भी हो आए हैं, ट्राइबल लीडर्स भी हो आए हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस। अभी आसिफ अली जरदारी साहब चाइना का विजिट कंप्लीट करके आए हैं और ज़ाहिर है चाइना को भी रिजर्वेशन है अफगानिस्तान के किरदार पर। उसके बाद ये रिपोर्ट आती है और ये माहिरीन की रिपोर्ट है जिन्होंने बाकायदा 6 माह के दौरान सारी चीज़ों की निगरानी की है वहाँ पर, जो भी अवामिल कार फरमाएं। इस रिपोर्ट के साथ अगर पाकिस्तानी वफ्द कोई जाता है तो दबाव डाल पाएगा अफगान तालिबान से जवाबदेही, अफगानिस्तान अफगान हुकूमत से जवाबदेही कर पाएगा कुछ डिमांड्स? उन्होंने रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी है, आप क्या लेके जाएंगे वहाँ? तो उन्होंने कहा कि सब ड्रामा प्रोपेगेंडा है। ठीक। So there's no point in taking this report. Okay. You can take it and you can give it to them, Okay. and they'll throw it in the dustbin and say ये क्या हमने तो रिजेक्ट कर दिए। Okay. But the real issue is कि आपका प्रेशर नहीं चल रहा। अगर किसी का चलेगा तो वो चलेगा चाइना का, ठीक। और या चलेगा अमेरिका का। अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना जो है वो करता नहीं है इस किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स। जी। सो अब जरदारी साहब गए थे ना वहाँ, हो सकता है बात की हो उन्होंने चाइना के साथ जी। कि देखिए आप भी तो इफेक्ट हो रहे हैं, सिपैक हो रहा है, आपके ऊपर अटैक्स हो रही है, आप भी जाके तालिबान को समझाएं। अब तो उनके अपने तरीके हैं चाइनीज़ के, एंड बहुत ही डेलिकेट तरीके से दे मे से दैट, बट तालिबान जब तक इनको धक्का नहीं लगेगा तालिबान नहीं सुनेंगे किसी की बात। जैसी डिप्लोमेसी और ये सारे जो नोशंस है मॉडर्न स्टेटहुड के, ये तो तालिबान के दे मीन नथिंग टू द तालिबान। ठीक। वो तो एक रोटी दिन दिखाने वाले लोग ने, उनको तो नहीं फर्क पड़ता कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। हाँ, बहुत हार्ड एंड है वो, जाहिर है। सो आई थिंक दिस रिक्वायर्स सम वेरी सीरियस थिंकिंग एंड परहैप्स सम वेरी रेडिकल मेजर्स। अब वो क्या होंगे, कैसे होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, इस डेलीगेशन के विजिट के बाद भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अब एक बड़े प्लान की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट, गाज़ा के हवाले से उन्होंने जिस प्लान का ऐलान किया उसके बाद थरथली अरब ममालिक में ज़्यादा मची। पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आया, लेकिन अरब ममालिक स्पेशली सऊदी अरेबिया ने इस पर बहुत एतराज़ किया, और उस एतराज़ के बाद ये हुआ कि इसराइली हुकाम की जानिब से नेतन्याहू ने यह कहा कि सऊदी अरब भी बसा सकता है उनको, जो फ़लस्तीनी उनको अपने इलाकों में, और बाद में इसे जोक करार दिया। अब सऊदी अरब जो है वो एक इजलास की सरबराही करने जा रहा है जिसमें रुकन ममालिक जो 4 शरीक होंगे मुतज़ाद इतलाते हैं कि कतर है उनमें नहीं है, लेकिन क्या मैप आउट कर सकेंगे ये कोई काउंटर प्लान ट्रंप के मुकाबले में? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया नाराज़ क्यों है। जी, अभी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। वो इंफॉर्मेशन तो थी पहले मगर तवज्जो नहीं दिलाई थी। इस इन्वेजन से पहले, ये गाज़ा के इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था नेतन्याहू ने CNN को। उसमें उसने इसका इशारा किया था कि अगर हमने ये काम किया, अच्छा, जो कि हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे, हम उड़ा के रख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छा, तो उसने फिर कहा था कि ये जो सारे हैं ना सऊदी अरेबिया, ये आएंगे घुटने टेक के हमारे पास। ये उसके लफ्ज़ थे। ओके, ये उसके लफ्ज़ थे। वो दिन है और आज का दिन है कि MBS ने उनको माफ़ नहीं किया। यू कांट से दैट टू MBS कि जी ये घुटने टेक के मेरे पास आएगा। और उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर इनको समझ आएगी, फिर ये आएंगे हमारे पास। अच्छा। अब उन्होंने कर दिया वो। अब अगर सऊदी अरेबिया इनकी बात मानता है तो वो बात तो वही निकलेगी ना। सो आई थिंक 2 इश्यूज, एक ये पुरानी बात और एक ये कि जी गाज़ा को डिपॉपुलेट कर देना है, और ये उसके आगे जाना है कि सऊदी अरेबिया में भी हम चाहेंगे कि इनको सेटल किया जाए। सो आई थिंक फॉर दीज रीजंस MBS जो है ना वो बहुत नाराज़ है। और उसने फिर ये सब इजिप्ट और UAE इनको इकट्ठा कर लिया, जॉर्डन इनको इकट्ठा कर लिया और कहा कि लेट्स हैव अ प्लान। अब ये जो इस वक्त जो प्लान आ रहा है वो प्लान आ रहा है इजिप्ट का। इजिप्ट ने एक प्लान बना के आगे पेश किया। जो लुब्बे लबाब इस वक्त जो सारी डिबेट जो चल रही है, जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं सारे, वो ये कि इसराइल को हम कहते हैं हमास को ख़त्म कर देते हैं, ओके, पैलेस्टाइन की रीबिल्ड हम कर देते हैं, ठीक, लेकिन इस बात की गारंटी कैसे और देंगे आगे 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 सॉरी काली पै गया नहीं काली पै गया। और आगे ये कि वहाँ एक ऐसी जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उस किस्म की एक वहाँ गवर्नमेंट बनाते हैं। अच्छा, विदाउट हमास, ओके, माइनस हमास। तो ये अब ये इस किस्म के प्लान्स बन रहे हैं। इजिप्ट वाले और ये सारे जो है ना ये सोच रहे हैं कि हम जाएं ट्रंप के पास, उसे कहें जी इसराइल का प्रॉब्लम हमास था,
हमास को इजराइल ने काफ़ी ख़त्म कर दिया है। अच्छा, हमें आप बताएं कि हम हमास के साथ कैसे उनको निकालें यहाँ से। हमें कोई प्लान आप दें, हम तैयार हैं पैसे लगाने के लिए। अभी पैलेस्टीनियंस को वापस आने दें, एक टेम्प्रेरी रिलीफ स्ट्रक्चर्स बनाए वहाँ, हम आके रीबिल्ड करते हैं अपने पैसों के साथ, हम चारों कंट्रीब्यूट करते हैं, हम रीबिल्ड करते हैं, अमेरिका भी पैसे दे थोड़े बहुत, वहाँ वापस हम विल सेटल द पैलेस्टीनियंस, हमास को वहाँ से निकाल देंगे। हमास के कोई 20-25 हज़ार फाइटर्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे कहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे, उनको डिसआर्म करके एंड विल सेपरेट देम फ्रॉम पैलेस्टाइन। ओके, थर्ड स्टेप के साथ साथ आप सेकंड 2 स्टेट सोल्यूशन आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, बिकॉज इवेंचुअली एम ये होना चाहिए कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। अच्छा, अमन में रहें, और अगर उसमें हमास को ख़त्म करना है तो फिर आप मेहरबानी करके 2 स्टेट सोल्यूशन भी हमारे आगे रखें। अच्छा, इस किस्म की बातें अब हो रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि हमास को कैसे ख़त्म करेंगे। हमास को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये 4 मुल्क ये कह दें कि जी हमास ख़त्म हो जाएगा। हमास की जो लाइफलाइन है वो ईरान है इन मैनी वेज। ठीक, जैसे एक ज़माने में, और ये कहा जा रहा है कि एक ज़माने में यासर अराफात और PLO जो थे, उनको लेबनान में वो बेस थे और वहाँ से अटैक्स होती थी। अच्छा, तो उनको साथ फिर यही फैसला हुआ कि उनको लेबनान से निकालना है और इधर उधर कर देना है, विच इज़ व्हाट दे डिड इवेंचुअली, और PLO को फारग कर दिया। ओके, ठीक, हम उसको जो यासर अराफात फैक्टर था। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि वही काम हमें करना पड़ेगा हमास के साथ। ठीक, फिर जाके बात तो आगे ये बढ़ेगी। प्रूव होगा आपकी ये अब ये इसमें 3 पहलू है ना, एक ये कि जी क्या प्लान है ये बताएंगे, फिर दूसरा ये है कि हमास को कैसे फारग करना है, तीसरा ये है कि रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है बाकी पैलेस्टीनियंस की, और लास्ट है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे होगी। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट ये इसकी तरफ अब ये 4 जो ममालिक जिनके नाम लिए हैं आपने, दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड प्लान। ओके, तो सर इसमें कतर की इन्वॉल्वमेंट क्या है? कतर हैज़ ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर। जी, कतर ने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पहले अफ़गानिस्तान वाले तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ और पाकिस्तान वहाँ बैठते थे, फिर ये भी पहले ये भी हमास वाले भी इस अमन मुआहिदे में भी, सीज़ फायर में कतर का इसमें दो इश्यूज हैं क्या आगे जाने। एक तो ये है कि अर्दोगान का क्या करेंगे। जी, नजरियाती तौर पे तो ये उनके करीब है ना कतर। ये नजरियाती तौर पे क्या है, ही इज़ बीन सपोर्टिंग हमास ऑल्सो, इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हमास, और आजकल बड़े एंटी इजराइल हुए हैं, और अभी ये जो सारे दौरे कर रहे हैं ये भी तो एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एन अल्टरनेटिव प्रेशर ग्रुप। वो भी नकबा को याद कर रहे हैं, यहाँ पे सऊदी अरब भी नकबा की बात, तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये इतनी आसानी के साथ कोई हल नहीं निकलेगा। इन द मीन वाइल इजराइल जो है वो थ्रेटन कर रहा है, वो थ्रेटन कर रहा है कि हम बमबारी फिर से शुरू करने लगे हैं जी, हम अटैक फिर करेंगे, वॉर दबाव बढ़ा रहा है, दबाव बढ़ाएंगे, और उधर ये कि ईरान के ऊपर भी कुछ किया जाए। तो ये दोनों तरफ से, एक तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू इंक्रीज, दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन इतनी मुश्किल है कि वो इट्स नॉट एन ईजी सोल्यूशन। मगर इसराइल के पास तो एक ही रास्ता है, अटैक, डिस्ट्रॉय, किल। तो एक मार्शल प्लान की भी बात गश्त है कि वो मार्शल प्लान इसके सोल्यूशन के लिए नाफिज किया जाए। मार्शल प्लान नहीं, वो यही है जो कि ये 4 जो लोग हैं ये लोग पैसे पुटअप करेंगे, और अमेरिका जो है वो तो जिस किस्म के पैसे पुटअप करना चाहता है वो तो सबको निकालना चाहता है ना वहाँ से, वो तो लैंड ग्रैब कर रहा है, वो दैट इज नॉट गोइंग टू फ्लाई। ओके, ठीक है, चले ये 20 को एक इजलास, फिर उसके बाद 27 फरवरी को दूसरा मार्शल प्लान बट द अरब प्लान, वो तो उस जंग अजीम के बाद था, दूसरी आलमी जंग के बाद ये प्लान बना था, और अब इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं। ऐसा 20 फरवरी को ये 4 अरब ममालिक का इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद काहिरा में 27 फरवरी को अरब लीग का इजलास होने जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या लाहे अमल तश्कील पाता है और वो अमरीकी इंतज़ामिया को कितना कबूल होता है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब आपकी जो ज़ीरक ऑडियंस है उनके क्वेश्चन शामिल कर लें, इजाज़त है? डन। जैसे आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ऐसे ही आपके व्यूअर्स की भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो थोड़ी ज़्यादा ही होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, बड़ी आज़ादी ले रहे हैं। अच्छा, लिबर्टी ले रहे हैं, लिबर्टी ले रहे हैं, मैं भी और खड़काता हूँ। हाँ, जवाब भी आप ऐसा देते हैं तो उनकी हिम्मत बनती है। नहीं, अच्छी बात। हाँ, बुरे वाला से है उमर फारूक।
कुछ दिनों पहले आपने शो में प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान 3 माह के अंदर अंदर रिहा होने जा रहे हैं, उनकी डील हो गई है, और अगर वो रिहा ना हुए तो फिर मैं ऐसी आपको रीजन बताऊंगा। 3 माह होने को आए हैं तो रिहा तो क्या, उनकी कोई रिहा होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। आपकी तजिया सुन के मैंने तब दोस्तों से शर्त भी लगाई थी, अब मैं वो शर्त हार गया हूँ। तो या तो मुझे इसकी रीजन बता दें, अगर रीजन नहीं बतानी तो काइंडली जो है वो मुझे शर्त के पैसे फिर मुझे आप भेज दें जो मैं हारा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाजी, देखो मेरी गल सुनो, तुसी रीज़न लवो या ना लवो, तुसी अगे किसी को दोगे या नहीं दोगे, मोट में नहीं डिफरेंस। अगर ऐसे ना हुआ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, ये मैंने कभी नहीं कहा था कि वो रिहा हो जाएंगे। आप जाके सुन लीजिए, मैं फिर हालांकि किसी वक्त वो क्लिप सुना दूंगा। रिहाई से ये मेरी मुराद नहीं है और ना ही थी कि वो आज़ाद हो जाएंगे। फ़र्क है ना, जेल में होना, उधर बनीगाला में होना, नथिया गली में होना, किसी रेस्ट हाउस में होना, बड़ा फ़र्क है। मगर वो इंडिकेट ये करेगा कि बात आगे बढ़ रही है, ये नहीं करेगा कि बात हल हो गई है। मसला हल होने में और बात को बढ़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो अभी कोई इम्कान नहीं है उनका हल होने का। अलबत्ता अभी भी 3 माह नहीं हुए, जब 3 माह होंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। फिर अगर ना हुआ ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा कि खान साहब ने जो अपनी सियासत की है वो गलत की है, क्योंकि जो पहले जिस तरीके से ये पहले इन्होंने पेशकदमी की थी, अगर वही करते तो ये मामला यहाँ तक ना आता। बहरहाल अभी भी चांस है, ऐसी नहीं बात, मगर बात यह है कि खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और लगता है ऐसे है कि प्रेशर बहुत पड़ गया उनके ऊपर। अगर ना होता तो ये मेरा ख्याल है अभी तक बात आगे बढ़ गई होती। चले देखते हैं। बाकी ये बात है कि अगर ऐसे हुआ कि खान साहब की ना रिहाई होती है ना आज़ादी होती है और भी प्रेशर पड़ता है, और तो फिर ज़ाहिर है आई हैव टू से कि हाँ ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। मैं कोई क्रिस्टल बॉल तो नहीं लिया कि आई डिसाइड कि जी 3 महीने जाए हो जाएगा तो ये तो सारा वक्त खान साहब भी यू टर्न लेते हैं तो मैं भी ले लूँगा एक आध यू टर्न, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को तो आदत है पीटीआई वालों को यू टर्न्स की। आप पता नहीं उमर पीटीआई वाले हैं या नहीं, लेकिन अपनी ट्रांजैक्शन वो जाहिर है, नजर आ रहा है कि ये भी पीटीआई वाले ही है। कहते हैं जी तुसी मेरे पैसे लाओ। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। तुसी किन्ने दी बैट लाइए, मैं भेज देंगा दोनों पैसे। हाँ चले, अब आप अगर गौर ना लगाया करो, जरा सोच समझ कर। मैं एग्जैक्ट जो कहना उन्होंने देखा करो, अपनी ख्वाहिश के उत्ते ना लगाया करो। चले आप थोड़ा टाइम बाय कर लें अपनी बैठ के एनालिसिस और जवाब से आप ये अंडरस्टैंड करें। मुदस्सिर लाहौर से। सर कल का आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा। मैं आपकी बात सुन रहा था कि यू रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ बुक्स। आई जस्ट वांटेड टू recommend one book for you. बुक का नाम है द सेक्रेड एंड द प्रोफेन। द नेम ऑफ द ऑथर इज मिर्चिया एलियादे। मेरे ख्याल में ये बड़ी फिटिंग ये एक लिटरेरी पीस है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ अ कल्ट, सॉर्ट ऑफ जो पीटीआई माइंडसेट है कि किस तरह से कल्टिज्म को कल्टिवेट किया जाता है। तो सर लगता है ऐसे है कि हुकूमत जो है वो तो मिजरेबली फेल कर रही है अपने आप को इस चीज से आजाद कराने में। आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को कि हुकूमत लोगों को कैसे डिसएंथ्रॉल करे फ्रॉम दिस कल्टिस्ट फिनोमेनन? सोसाइटी में एट लार्ज क्या इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये लैपटॉप से तो ये काम नहीं होगा। What are the overall जो improvements हैं या changes हैं जो हम ला सकते हैं to get out of this और back to the real issues जो हमें day to day face करने पड़ते हैं? देखिए ये जो किताब का आपने जिक्र किया है, मिर्सिया एलियड इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। शी इज़ इन द सेम लाइन एज कैम्बल एंड अदर्स एंड इट्स क्वाइट अ प्रोफाउंड बुक, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स क्वाइट एन ओल्ड बुक ऑल्सो, इट्स नॉट अ न्यू बुक। 1957 में आई। 57 की बात कर रहे हैं, मैंने 60s लेट 60s में पढ़ी थी। प्रॉब्ली फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ इट बाय नाउ, यूनिवर्सिटी के ज़माने में। बट एनीवे yes, I think one should go back to it to check out this whole issue of the cult. But to go further beyond that, बात ये जी कि solution क्या है all this? यार अगर solution होती तो हम यहाँ बैठे होते। तो solution is not easy ना, because जो players involved हैं इसके अंदर और जो movement और parties involved हैं, सबके अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के मफाद हैं। और यहाँ तो personality clashes भी शुरू हो गए हैं, deep rooted किस्म के। तो इसलिए it's not easy for me to say ये करें और वो करें। अब ये लोग जो नून लीग वाले कर रहे हैं, इनका तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि किसी तरीके से 3-4 साल काट लिए जाएं, मुश्किल हालात जो हैं वो कम हो जाएंगे, खान की जो ज़ोर है पुकार है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा क्या बढ़ सकती है, मायूस हो जाएंगे लोग और नून लीग का ग्राफ बढ़ता जाएगा। जैसे मरियम अरमियान शहबाज साहब कोई ना कोई गुडीज़ देते जाएंगे, हाउस होल्ड जो हैं उनकी तरफ आते जाएंगे, तो मे बी आगे जाके एक इलेक्शन भी करवा ली जाएगी और शायद उसमें पीटीआई को रहने देंगे और इमरान को एक्सक्लूड कर देंगे वगैरह वगैरह। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लान्स आर बीइंग हैच्ड। अभी नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि जब तक ये खान साहब जो हैं वो अपना रवैया चेंज नहीं करते और जेन्युइनली सो,
और ये जो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं, जो भी हैं रूल्स ऑफ द गेम, हाइब्रिड रेजीम के रूल्स ऑफ द गेम है आजकल के ज़माने में, तो फिर हाइब्रिड रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी खान साहब इज़ नॉट रेडी फॉर इट, ही वांट्स इट ऑन हिज टर्म्स, वो होना नहीं है। सो देयर इज़ नो ईजी सोल्यूशन। तो ये शायद मामला ऐसे ही चले 1 साल 2 साल, 2 साल के बाद ये हो सकता है कि नून लीग की पोजीशन वही रहे जो आज है, ये भी हो सकता है उसकी पोजीशन बेहतर हो जाए। तो हाउ कैन यू से कि बेहतर नहीं होगी? मरियम लगी हुई हैं, शहबाज लगे हुए हैं, आर्मी चीफ लगे हुए हैं, दे ट्राइंग देयर बेस्ट। ये जो सारी हार्डशिप्स हैं, ये मेरा ख्याल है 1-2 साल के बाद ये हार्डशिप्स इतनी नहीं रहेंगी, रिलीफ भी मिल जाएगी आवाम को। तो अगर ऐसे हुआ तो यकीनी तौर पे कुछ बहुत से लोग जो इस वक्त न्यूट्रल हैं, या जिन्होंने PTI के लिए तो वोट नहीं डाला मगर नून के लिए भी वोट नहीं डाला, या नाराज़ हैं उनसे, वो शायद वापस आ जाएँ एंड सो ऑन। और अब तो PTI वाले ख़ुद ये डरे हुए हैं और शक भी कर रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम को ग्रूम कर रही है फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ऐसी बात है तो देन खान साहब शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि फिर आगे कैसे काम चलाना है। इसलिए आई डोंट हैव एनी सोल्यूशंस, ऑल आई कैन से इज़ दिस दैट खान साहब नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़। खान साहब इनकलाबी बातें करते हैं और है वो इनकलाबी नहीं, ना ही PTI इनकलाबी है। इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आई थी, अब वापस भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में वापस जाना चाह रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो सूरर खान साहब कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट कि आगे क्या करना है। मैं अगर खान साहब को एडवाइस दूँ, और मैंने दी भी थी, मैं फिर कह देता हूँ आपको कि खान साहब शुड डू एग्जैक्टली व्हाट नून लीग इज़ डन। खान साहब अपने लिए एक स्पेस निकालें, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार डालें। ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते रहें और नून लीग को मजबूत करते रहें। दरार डालें, कंस्पायर करें, इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ लें, अपने जो फजूल किस्म की बयानबाजी है उसको ख़त्म करें, जैसे मियाँ साहब ने कर दिया था कि जी, और जरदारी साहब ने भी यू टर्न ले ली थी, तो आप भी ले, क्या अर्ज है। आप मौका करें, ढूंढें, क्रिएट करें स्पेस अपने लिए, ताकि कम से कम जब इलेक्शन हो, एक तो ये कि जब जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सकती है कॉम्प्रोमाइज़ में, दूसरा ये है कि उस इलेक्शन में जितनी फेयर हो सकती है आपको मिल सकती है वो हो जाए। तो ये दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एक हकीकत है, द इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये 2 सियासी जमातों ने 20 साल कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने की। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कमज़ोर कर दिया है, आपको बनाया इसीलिए था। अब आप भी उसी खाते में चले गए जिस खाते में ये लोग थे पहले। तो इन्होंने भी सबक सीख लिया, आप भी सबक सीख लें, नहीं तो फिर आप इनकलाबी बने। आप इनकलाबी बातें करने से इनकलाब नहीं आता, आपका जो बेस है वो इनकलाबी नहीं है। इसलिए इनकलाब का तो मतलब ये है कि फिर सारी रियासत को तब्दील करना है आपने। ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। आप तो एक 1 पार्टी रूल बनाना चाह रहे हैं। दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, दैट्स नॉट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द आर्ट ऑफ पावर। अगर आपने वो नहीं करना तो फिर आई एम सॉरी, कोई स्पेस नहीं मिलेगी आपको। आर्ट ऑफ द डील याद आ गया ऐसे, तो इसका मतलब है डील की तरफ जाए। यही एक सोल्यूशन रह गया। अब्दुल्ला इंग्लैंड से आपका सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। अब्दुल्ला इंग्लैंड से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान के जो 5-6 बड़े शहर हैं, जिनमें कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर कर लें, 6-7 शहरों में अगर मोटरसाइकिल को बैन कर दिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है लोगों के लिए, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। एक सबसे पहले रोड पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगी। बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं इन शहरों के अंदर, आप सिग्नल पर खड़े हों तो आपके सामने कम से कम मेरे ख्याल से कोई 50, 100, 200, 300 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई होती हैं। उसके अलावा सेकंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जराइम है ख़ासतौर पे बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, ये जराइम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। जो लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं जुर्म करके भाग जाते हैं फ़ौरन जल्दी जल्दी से। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पब्लिक सेफ्टी के लिए पूरा ख़ानदान मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा होता है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है एक्सीडेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% एक्सीडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में वो मोटरसाइकिल के ऊपर हैं। तो क्या बहुत सी चीज़ें ये कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी और बेहतरी नहीं आएगी लोगों की ज़िंदगियों में? थोड़ी सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन शहरों में बढ़ रही है, इन बड़े शहरों में, तो लोग इनकरेज भी होंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ और उसको इस्तेमाल करें। और अगर जब ट्रांसपोर्ट की नीड ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो लोग नए इन्वेस्टमेंट्स और आइडियाज़ भी लेके आएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी जो कि लोगों के रोज़गार के लिए भी बेहतर चीज़ है। मेरा तो सजेशन ये है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, कि इन मोटरसाइकिल को इन शहरों में बैन कर देना चाहिए टोटल। सिर्फ जो मोपेड्स होते हैं जो कि डिलीवरी बॉयज़
यूज़ करते हैं या डिलीवरीज के लिए यूज़ होती है, वो अलाउ कर देना चाहिए सिर्फ, क्योंकि उस पर तो ना ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, एक ही बंदा बैठता है और उसकी स्पीड भी सिर्फ 20 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा नहीं होती, वो सेफ होता है थोड़ा सा। बाकी सारे हर तरह का मोटरसाइकिल और स्कूटर बैन कर देना चाहिए। चारों वज़ीर आला अगर इसके ऊपर सोचें तो ये एक अच्छी चीज़ है, खासतौर पर बड़े शहरों में। छोटे शहरों में और देहातों में तो चलें अभी ना करें, लेकिन इन बड़े शहरों में तो एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। इससे फ्यूल की जो कंजम्पशन मुल्क में है उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा कि वो भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, क्योंकि बहुत बहुत दुनिया मोटरसाइकिल यूज़ करती है और उन पर फ्यूल लगता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आप इसके ऊपर अपनी रोशनी डालें तो ये बेहतर होगा। अच्छा पाजी मेरी गल सुनो, आप कभी गए हैं वियतनाम, गए हैं आप, गए हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया गए हैं कभी? मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए मोटरसाइकिल्स। इटली तक, इटली जैसे जगह पे भी अभी भी स्कूटर्स चलते हैं। तो अब ये बैन 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 अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूरोप में बड़ी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मगर क्या उन्होंने मोटरसाइकिल्स बैन कर दी हैं? अर्ज़ ये है कि ये जो बैन 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 का कल्चर है ना, ये है ही गलत, ये बात ही गलत है। हर चीज़ को बैन करना चाह रहे हैं आप। बसंत को आपने बैन कर दिया है, कल्चरल एक्टिविटी जो ड्रामा थिएटर चल रहा था उसको आपने बैन कर दिया। यार आप गाड़ियों को भी बैन कर दें, क्योंकि गाड़ियों में भी फ्यूम्स निकलते हैं और गाड़ियों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं। आप ट्रक्स को भी बैन कर दें, ठीक है, ट्रेन्स को भी बैन कर दें, वहाँ भी तो रेल से गिर जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और हवाई जहाज़ को तो सबसे पहले बैन करना चाहिए। एवरी टाइम जहाज़ गिरता है तो 250-300 लोग मारे जाते हैं। बैन 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 कर दें, जमहूरियत को भी बैन कर दें, इकॉनमी को भी बैन कर दें। चोरी होती है ना वहाँ, टैक्स चोरी होती है। ये सब क्या ये बातें करते हैं आप, बैन बैन बैन। मोटरसाइकिल्स को बैन कर दें। ये गरीब लोग, जितना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बनाएंगे भी ना, अंडरग्राउंड भी ओवरग्राउंड भी, फिर भी दे विल बी ए नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास। खुद आप कहते हैं जी कि इतने लोग चढ़ जाते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मोटरसाइकिल्स? या तो आप कहें जी कि पोल्यूशन का इशू है, तो फिर पोल्यूशन के और भी बड़े इश्यूज हैं, तो क्या यही सबको बैन कर दिया जाए? फिर आप कहते हैं जी कि सारी फैमिलीज चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, तो भाई उसका ये नहीं है कि आप बैन कर दें मोटरसाइकिल को, उसका ये है कि पुलिस को आप सीधा करें कि वो ना चढ़ने दें उनको। जैसे हेलमेट्स को आपने इम्प्लीमेंट करवाया है तो इसको भी इम्प्लीमेंट करवा दें आप। तो मतलब ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई एम अफ्रेड दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन दैट यू आर प्रपोजिंग। आई एम सॉरी टू से दिस। मोटरसाइकिल इज़ वन ऑफ द मेन transport modes across most of Southeast Asia and including in China. साइकिलें चलती हैं, आप फिर साइकिलों को भी बैन कर देंगे बिकॉज एक्सीडेंट हो जाते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेगुलेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैनिंग। चलें, अदील अमेरिका से। सर, पंजाब में इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मरियम नवाज इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, क्या कभी सिंध में ऐसे काम हो सकेंगे या कोई कर सकेगा? तरक्की वाले काम, रोड बनाना और ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट वगैरह हो सकेगी कभी कराची में? अरे भाई, कराची में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये कराची वाले ही बेहतर जानते हैं। तो वहाँ तो इशू ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का इशू है, और वो मामला सब पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है कि लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ इस मुल्क में। लोकल गवर्नमेंट होगी तो कराची के मामले तय होंगे ना, मगर लोकल गवर्नमेंट पहले जो होती रही है वो एक ऐसी सियासी जमात में थी कि हाथ में थी जहाँ टेररिज्म थी, बताखोरी थी। तो अब मतलब वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? और पीपल्स पार्टी जो है उसके वोट नहीं टलता कराची में। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा तवज्जो दे कराची में और वहाँ डेवलपमेंट करवा दे तो शायद कोई वोट्स भी मिल जाए। मगर उनका जो मौक़िफ़ है ये है कि नहीं, ये सारे जो है ना, ये महाजर पठान सारे जो बैठे हुए हैं वहाँ और बाकी जो है दे विल नेवर वोट फॉर पीपल्स पार्टी। उनका वोट रूरल एरियाज़ में है, अंदरून सिंध में है, तो इसलिए वो सारा पैसा वहाँ डालते हैं। अब ये पॉलिटिक्स के ये कॉन्सिक्वेंस है, जिस किस्म की कराची की पॉलिटिक्स रही है, विदाउट स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड एंड विद फंड्स, कराची का कभी मसला हल नहीं होगा डेवलपमेंट का जिसकी आप बात कर रहे हैं। और उसकी तरफ जाते नहीं हैं ये लोग। कितनी दफ़ा अदालतों ने भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको आप कानून बनाएं और लोकल गवर्नमेंट लेके आएँ, वो नहीं जाते। अब क्या किया जाए? दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये पंजाब में भी यही प्रॉब्लम है, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ वाले जो हैं MPs वो नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट हो। वो जो पता है कि सारे फंड्स पे लोकल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शायद पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसके अंदर मेजर रिस्ट्रक्चर की शायद ज़रूरत है। इसीलिए
अब लोग ये बातें करने शुरू कर दी है जो पहले भी करते थे। जब ये प्रॉब्लम पहले उभरा, वो ये था कि अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं ये 12, 24, 32 प्रोविंसेस होनी चाहिए। डिविजन्स जो हैं उनको प्रोविंसेस बना दिया जाए ताकि फिर फंडिंग जो है डायरेक्ट उनके पास जाए फ्रॉम NFC अवार्ड, और फिर वो अपने इलाके जो हैं उनको डेवलप कर सकें। ये जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं इसके अंदर पूरी एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज और प्रोविंशियल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, और वो फिर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं मगर शहरों की तरफ नहीं देखते उस तरीके से जैसे देखना चाहिए। और स्पेशली कराची जिस किस्म का शहर है, वहाँ तो 5 या 6 शहर हैं, एक शहर तो है नहीं वहाँ। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब माजी की निस्बत काम तो कर रहे हैं। हाँ वो करते हैं बेचारे, मगर पैसे होंगे तो करेंगे ना, पैसे ही नहीं होते। ये उन पैसों के साथ क्या है? अब उस दिन कह रहा था मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो जाएंगे वहाँ और कराची में 100 अरब रुपया खर्च करेंगे। कहाँ से आएंगे ये 100 अरब रुपया? क्या आपका ख्याल है कि ये 100 अरब रुपया बिलावल भुट्टो देगा आपको? आपकी गलत फहमी है। और ये भी कहा जाता है कि ये उस तरह प्रोजेक्शन नहीं कर पाते सिंध वाले अपने काम की जिस तरह पंजाब में होती है, मरियम नवाज साहिबा करती हैं, मीडिया पब्लिसिटी। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कुछ बात तो सही है कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ख़ास तवज्जो नहीं देती, और उसकी वजह यही है कि कराची हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहा है। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, एक व्यूअर हैं, सवाल हम उनका शामिल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। AI कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। हम जो शुरू से ही गलतियां कर रहे हैं उसको क्यों नहीं चेंज करना चाहते? इफ यू डू द सेम थिंग एंड इफ यू वेट फॉर द डिफरेंट रिजल्ट, इट डजंट हैपन। आप लोग जो हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो गाइड क्यों नहीं करते हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को, कि भाई अपना कुछ कबला दुरुस्त करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है। चेंज करने की जरूरत है, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, वो साबित होगा। कड़वी बातें तो होंगी लेकिन आपको तसल्ली होगी कि आप कौम को सही गाइड कर रहे हैं। भाई साहब हमारी बात कौन सुनता है? शुक्र है आप लोग कभी कभी सुन लेते हैं, मगर और कौन सुनता है? अगर आप कोई खरी बात करें तो आपको बंद करने को फिरते हैं। इसलिए अब कौन, आप कहते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं ना, अब टेक्नोक्रेट्स भी इस मुल्क को चला चुके हैं, सियासतदान भी इसको चला सके हैं, फौजी भी चला लिया। आप देख ही रहे हैं कहाँ के काम खड़े। मायूसी तो है, आपकी क्लाउड है, आपकी आवाज़ दुनिया में नहीं कोई पहचानता, मगर उसकी वजह बहुत सी वजूहत हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, और ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उसमें। और ये नहीं है कि फार्मूले नहीं है, फार्मूले बड़े हैं ठीक करने के। सवाल ये है कि जो जिन्होंने ये करना है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसके ख़िलाफ़ हैं। अब कैसे किया जाए? टैक्स वाले जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते तो जिनके पास टैक्स आता है वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, और जो बच जाता है उससे हम हथियार भी ख़रीद लेते हैं, जिससे लड़ाई तुक तो नहीं बनता किसी से लड़ने का, मगर क्योंकि आप ऐसी रीजन में हैं जहाँ हर जगह से हॉस्टिलिटी है तो फिर वो भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आई थिंक ये तो नथिंग लेस दैन अ वेरी मेजर, जिसे कहते हैं ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीडिफाइन करना, और वो मेरा ख्याल है बहुत देर होगी, वो अब हो नहीं सकेगा। दैट्स वाई इसीलिए इतनी मायूसी है, इसीलिए अब घूम फिर के वही सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। ये जो आजकल की जो सोल्यूशंस है ये आपका ख्याल है आपने पहले नहीं देखी। ये सोल्यूशंस आज उसको हाइब्रिड कह रहे हैं, पहले हम उसको टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते थे। सब चीज़ ट्राई कर लिया हमने, डेमोक्रेसी भी ट्राई कर लिए, फाशिज्म भी ट्राई कर लिए, अथॉरिटेरियनिज्म भी ट्राई कर लिए, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी ट्राई करके देख ली हमने। नथिंग वर्क्स, सॉरी अबाउट दैट। आपने वही डोल पे डोल निकालने वाली बात की है। गुलाम मुर्तज़ा उकाड़ा से क्या जानना चाहते हैं? जी, जो वज़ीर मशीर हैं, जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो हल्के में बड़े नज़र आते हैं, तो जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब मिनिस्टर वगैरह बन जाते हैं तो सारे ये नज़र भी नहीं आते, सलाम लेना दोबारा तक नहीं करते, इनको सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। तो मेरा CM साहबा से ये रिक्वेस्ट है मेरी आपके तवज्जो से कि आप प्लीज़ उनको कहें कि अपने हल्के की आवाम के पास जाएँ, उनके मसाइल सुनें। ये ऊपर CM साहबा को रिपोर्ट दे देते हैं, ये सब ओके, कोई ओके शोके नहीं है जनाब, ये सब अंधेरे में रखा हुआ इन्होंने। तो आप प्लीज़ इनको कहें कि आपकी मेहरबानी है, जैसे जिस वक्त वोट लेने जाते हैं तो जफ्फियाँ डालते हैं ना, अब इक़्तिदार के बाद भी वहाँ जाके जफ्फियाँ डालने करें, उनके मसाइल सुने। जनाब वाला मैंने ये सवाल पूछा था एक MPA से और एक MNA से, तो जवाब बड़ा खरा आया। उन्होंने कहा ऐसी जाके जुतियाँ खानियाँ ने, साढ़े को तो तेला कोई नहीं, कोई फंड्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है,
हम अपने लोगों के मसाइल भी नहीं हल कर सकते, किसी का बंदा थाने में फंसा हुआ है उसको नहीं निकाल सकते, किसी का नलका नाली ये सब मसले खड़े हुए हैं। हमें कोई सहूलत मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट तो फिर हम करें ना। तो और गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि ये सब करप्शन है और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने रिफॉर्म करनी है। और इसलिए तो ये MPs बेचारे तो आपके पास आना चाहते हैं, मगर वो जब आपके पास आएंगे तो आप जूतियाँ मारेंगे उनको, ऐ करो ऐ करो ऐ करो, वो कर नहीं सकते, उनके पास पावर ही नहीं है। आजकल मरियम और नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं MPs को और MNAs को, और उधर से सुनना पड़ता है ना कि जी ऐसी की करिए, संतगाला पै रही है। तो वो तो चाहते हैं कि वो कुछ करें आपके लिए, मगर वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक आप ठहर जाए साल डेढ़, इनको फिर पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये सो कॉल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी, फिर आपके काम होने भी शुरू हो जाएंगे। अभी तो MPA जाता है, कहता है जी ये पटवारी को चेंज कर दें, वो कहते हैं नहीं कर सकते। अगर ये SHO ਨੂੰ चेंज कर दो, साढ़े बंदे जड़े ने फड़ के रखे ने, असी साड़ी गल नहीं कोई सुनता पाया। DC ਨੂੰ चेंज कर दो, ऐ नहीं करता वो नहीं करता। तो लोगों के काम तो यही होते हैं, और क्या होता है उनके काम। और बाय द वे 90% जो काम होते हैं वो उससे कोई ना कोई टेढ़ा काम होता है। बंदा है उन्हें कोई गड़बड़ की थी, उन्हें पुलिस फड़ के ले गई, आप पहुँच जाते हैं वो जी साढ़े बंदे छुड़ा दो, पुलिस कहती है इन्हें 2 बंदे जख्मी करता, असी किस तरह छोड़ दिए, और नहीं जी SHO ਨੂੰ चेंज करो नीचे। तो ये दीज आर द ऑर्डनरी डे टू डे इश्यूज ऑफ पीपल। तो इनको तो वो नहीं हल कर सकते इस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे, काम आपके नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से आधे काम जो है वो नाजायज़ होते हैं। जो रियल काम होता है वो है डेवलपमेंट, नलका नाली, वहाँ नलका नाली के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। बाकी जो थाने में और कचहरियों में जो आपके साथ हो रहा है वो तो आप लोगों की डेली रूटीन की वजह से जो लड़ाई झगड़े जो चलते हैं लोकल लेवल पे वो काम चल रहे हैं। सो आई एम अफ्रेड 2 हाथ से ताली बजती है। पहले आपने वोट नहीं डाला इस पार्टी के लिए, अब आप कहते हैं कि ये पार्टी आपके लिए कुछ आके करे। उनको पता है वो जाएंगे आपके पास, पहले भी आपने वोट नहीं डाला, अब आप ऊपर से मांगते भी हैं कुछ, तो आप गालियाँ भी देंगे इनको, अभी भी आप गाली देंगे। तो क्या करेंगे आपके पास आके? जब कुछ हाथ में होगा तो ये आएंगे, और इनकी यही कोशिश है कि 1 साल 1.5 साल के बाद कुछ मिल जाएगा सानू, तो जिसले मिलेगा तो फिर असी आवाम को जावांगे तो माफ़ी मंग के उस वक्त तक थोड़ी बहुत जख्म भी पूरे पुराने हो गए होंगे तुहाडे, और फिर असी कुछ अगे पिछे होके तो फिर इन्होंने कुछ देंगे, तो फिर जेपियाँ पाएंगे तुहानू, तुसीं भी पा लेना इन्होंने। तो थोड़ा सब्र कर लो। माजूरी किस वजह से है आपने अर्ज़े हाल जाना, और मोहम्मद फहद मर्दान से, नईम शाह सऊदी, इसके अलावा सुभान अब्बासी रावलपिंडी से, और सालेहा लाहौर से। सालेहा आपका सवाल बहुत दिलचस्प था, बहुत अच्छा लगा हमारे दिल को, लेकिन वक्त की किल्लत का शिकार हो गया। आइंदा वाले प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।